हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में ये बहुत ही एक फेमस टेक्निक है, सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन। इट वाज डेवलप्ड बाय वोल्पी एंड इट यूजेस अ प्रोसीजर कॉल्ड काउंटर कंडीशनिंग। काउंटर कंडीशनिंग इसमें यूज होती है, इन विच अ न्यू रिस्पॉन्स इनकम्पैटिबल विद एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के साथ इनकम्पैटिबल कौन सा रिस्पॉन्स होता है? रिलैक्सेशन। तो जब भी किसी को किसी चीज को देख के एंग्जाइटी होती है या फियर होता है तो उसके साथ रिलैक्सेशन टेक्निक को पेयर कर दिया जाता है। तो क्योंकि एंग्जाइटी और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो रिलैक्सेशन की पेयर करने से एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस रिस्पॉन्स में बेसिकली टेक्निक क्या यूज की जाती है कि एंग्जाइटी इज कंडीशन टू एन एंग्जाइटी अराउजिंग CS। द न्यू रिस्पॉन्स यूजुअली इज रिलैक्सेशन। तो जब भी उसको पर्सन को एंग्जाइटी होती है उसको रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करने के लिए बोलते हैं, और जैसे ही वो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करना शुरू करता है उसकी एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाती है। लॉजिक ये है कि एंग्जाइटी और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप एंग्शियस हो सकते हो या आप रिलैक्स हो सकते हो। तो अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है किसी चीज की वजह से और आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करने लग जाओ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन इंडिविजुअल गेट एंग्शियस ऑन अप्रोचिंग अ डॉग। अगर किसी को डॉग को देख के एंग्जाइटी होती है, डर लगता है, घबराहट होती है, फोबिया है, दैट मीन्स डॉग इज अ CS। डॉग क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है। और एंग्जाइटी एक कंडीशन रिस्पॉन्स है। डॉग को देख के क्या हो रहा है? एंग्जाइटी हो रही है, तो डॉग हो गया कंडीशन स्टिमुलस और एंग्जाइटी हो गई कंडीशन रिस्पॉन्स। अब जो डॉग है, कंडीशन स्टिमुलस है, उसको रिलैक्सेशन के साथ पेयर कर दिया जाए, मतलब कि जब भी वो डॉग को देखे उसको रिलैक्सेशन करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करना है, तो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन जो पहले भी बता रही थी कि CS डॉग है और CR है एंग्जाइटी। अब जब भी वो डॉग को देख के एंग्शियस हो उसको क्या बोलना है कि रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करो। क्लाइंट को बोलना है रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करो। इससे क्या होगा, जब अगली बार जैसे उसको आदत पड़ जाएगी डॉग को देख के रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करने की, तो थोड़े टाइम बाद जब दोबारा डॉग को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चली जाएगी। उससे उनकी एंग्जाइटी लेवल जो है वो खत्म हो जाएगा। डीसेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग टिपिकली पासिस थ्रू 4 स्टेजेस। इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग ऑफ रिलैक्सेशन होती है, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंग्जाइटी हायरार्की होती है, फिर डीसेंसिटाइजेशन प्रॉपर। तो पहले तो इंटरव्यू में ये जानने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है कि किस वजह से प्रॉब्लम है। फिर रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, रिलैक्सेशन कैसे करनी है, मेडिटेशन से रिलैक्सेशन करनी है या मसल रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करनी है, अलग अलग टेक्निक्स होती है रिलैक्सेशन की, वो ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद एंग्जाइटी हायरार्की बनाई जाती है। हायरार्की मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें वो सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं जिससे उसको एंग्जाइटी होती है, जिस चीज से भी उसको डर लगता है। एंड देन डीसेंसिटाइजेशन का जो प्रॉपर टेक्निक है उसको यूज करते हैं। Therapy starts with an interview and a few tests to assess the type of and nature of anxiety. Prime purpose here is to determine the source of anxiety. तो इंटरव्यू के थ्रू source of anxiety पता करने की कोशिश किया जाता है। Then client is trained in the voluntary muscle relaxation technique. Voluntary muscle relaxation एक टेक्निक है जिसके बारे में मैंने क्लास 12th की वीडियो में बताया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक के बाद स्टिमुलस हायरार्की बनाई जाती है। स्टिमुलस हायरार्की मतलब उसमें ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे उस क्लाइंट को बहुत डर लगता है, लेकिन हायरार्की मतलब कम से ज़्यादा पे पहुंचा जाता है। पहले छोटी चीज़ें जिससे कम डर लगता है, फिर उससे ज़्यादा करते करते ऐसी चीज़ें लिखी जाती है सबसे ज़्यादा डर जिससे लगता है, तो ये एक हायरार्की की तरह बनता है। So consisting of some 10 to 20 scenes that have a gradient from being low anxiety provoking to high anxiety. तो लो एंग्जाइटी से लेके हाई एंग्जाइटी तक पूरी ये लिस्ट बनती है, हायरार्की ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ गर्ल इज अफ्रेड ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट डिस्टेंस इन एवरी सीन। अब किसी को फ्रॉग से डर लगता है तो उसकी हायरार्की कैसे बनेगी, उसको बोला जाए एक वो लिस्ट में वो लिखेगी, जैसे बहुत एक अलग अलग डिस्टेंस पे फ्रॉग को वो इमेजिन करेगी। तो पहले सीन में फ्रॉग को वो इमेजिन कर रही है कि वो फ्रॉग बहुत दूर किसी पार्क में है।
दूसरे सीन में उसको लिखना है कि जो फ्रॉग है वो उसके रूम के बाहर है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि वो फ्रॉग उसके रूम के अंदर है। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो लिस्ट है वो ज़्यादा फियरफुल होती जाएगी। और मे बी लास्ट में वो एकदम ही लास्ट में जब उसमें सबसे ज्यादा डरावनी चीज लास्ट में लिखनी है कि जो फ्रॉग है वो उसके लैप में है, ठीक है, उसके ऊपर फ्रॉग बैठा हुआ है, तो उस टाइप से जिससे उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो ऐसे लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद डीसेंसिटाइजेशन प्रॉपर स्टार्ट होगा, मतलब वो टेक्निक स्टार्ट होगी। तो क्लाइंट को क्या करना है, द क्लाइंट हैज टू मूव फ्रॉम बॉटम ऑफ द हायरार्की दैट इज लो एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई टू द टॉप। तो सबसे पहले उस चीज से शुरू करना है जिससे सबसे कम डर लगता है, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना है जो सबसे ज्यादा डर लगने वाली जो चीज उसने लिखी है अपनी लिस्ट में। एंड देन उसको इमेजिन करना है उस चीज को, और साथ साथ अपने रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करनी है। इन एवरी स्टेप रिलैक्सेशन इज टॉट टू सब्सटीट्यूट एंजाइटी। एज द रिलैक्सेशन becomes strong enough to counter anxiety at one stage, client moves on to the next stage। तो ऐसे करते करते एक एक स्टेज पे वो रिलैक्स करते हैं अपने आप को, फिर आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे सारी स्टेजेस क्रॉस हो जाती हैं और फाइनली फियर खत्म हो जाता है। ये थे डीसेंसिटाइजेशन। फिर आती है इम्प्लोसिव थेरेपी एंड फ्लडिंग। सो डीसेंसिटाइजेशन में क्या यूज करते हैं, काउंटर कंडीशनिंग का यूज किया था हमने। काउंटर कंडीशनिंग मतलब दो एक स्टिमुलस के साथ दूसरे को पेयर करके काउंटर कर दिया था। जैसे एंजाइटी के साथ रिलैक्सेशन को पेयर करके काउंटर कर दिया था। और दूसरी जो टेक्निक्स है जैसे यहाँ पे जो लिखी हुई है, दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कब होता है, जब सी एस के साथ यूसीएस ना पेयर हो तो धीरे धीरे एक्सटेंशन हो जाती है। तो अगर यूसीएस है जिसको देख के ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके साथ सीएस पेयर ना किया जाए तो एक्सटेंशन हो जाती है कंडीशन रिस्पॉन्स की भी। तो व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ फोबिया, यूजुअली फोबिया हैपन्स ड्यू टू कंडीशनिंग। तो फोबिया क्या है, कंडीशनिंग की वजह से होता है। फोबिया जिसको भी डर होता है किसी चीज का, वो एक कंडीशनिंग हो गई होती है जिसकी वजह से उसको डर लगता है। तो उससे क्या होता है कि अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब कि वो जब भी उसको देखते हैं तो उसके अंदर एंजाइटी आती है। इवन इन द एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में भी उसका डर खत्म नहीं होता। जैसे सपोज किसी को फ्रॉग का या डॉग का डर है, अगर वो नहीं भी है सामने तो भी उसका डर नहीं खत्म होता है। सो इस केस में क्या होता है, एक्सटेंशन नहीं होती है। एक्सटेंशन क्यों नहीं होती, क्योंकि जब वो उसको नहीं देखता है या उसको अवॉइड करता है, जिस चीज को उससे डर लगता है जिस चीज से, तो वो अवॉइड करने से उसकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और वो अवॉइडेंस जो है ना, रिडक्शन टू फियर, वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। तो जैसे अगर वो डॉग को देखना या फ्रॉग को देखना अवॉइड करे क्योंकि उसको एंजाइटी ना हो, तो उससे उसको और रीइंफोर्समेंट मिलती है कि वो उसको ना देखे, और उस वजह से उसका फियर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। तो फोबिया में ये बोल रहे हैं कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों काम करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग तो होती है जिससे वो डरता है उस पर्टिकुलर चीज को देख के, क्योंकि कभी हो सकता है कि उस चीज के साथ कोई और चीज पेयरिंग हुई हो जिसकी वजह से उसको डर लगता है, कोई कैसी कंडीशनिंग हो गई हो जिस वजह से उसको डर लगता है। सपोज किसी को डॉग से इसलिए डर लगता है क्योंकि कभी उसने डॉग के साथ कोई ऐसी चीज और देख ली हो, कोई ऐसा स्टिमुलस देख लिया हो जिसकी वजह से वो आज तक डरता है। तो वो तो हो गई कंडीशनिंग। लेकिन वो चीज खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि जब भी वो उसको अवॉइड करता है तो उसकी एंजाइटी कम हो जाती है, जो एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करती है। So avoidance behavior is difficult to extinguish because one never gets to realize that द कंडीशन स्टिमुलस इज नो लॉन्गर पेयर विद द यूसीएस। अब क्या है, अगर हम अवॉइड करते रहेंगे तो हमें ये चीज़ कभी पता नहीं चलेगी कि जिस वजह से हम उससे डर रहे हैं, डॉग से या फ्रॉग से, वो चीज़ तो उसमें है ही नहीं। सपोज किसी ने किसी डॉग को कभी किसी को अटैक करते हुए देखा हो, इसलिए वो उससे डरता हो, लेकिन हमने उसको देख के अवॉइड करना शुरू कर दिया, डॉग को देखना अवॉइड करना शुरू कर दिया, डॉग के पास जाना अवॉइड करना शुरू कर दिया, कभी ये कोशिश नहीं करी कि कभी किसी और डॉग को देख के कि वो अटैक नहीं कर रहा है। तो अवॉइडेंस की वजह से क्या हुआ, हमें ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम जिस वजह से डर रहे थे अब वो चीज़ नहीं है। तो अवॉइडेंस से ना क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कि हम जो है वो हमारा फोबिया बढ़ता जा रहा है। इम्प्लोसिव थेरेपी इज बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ एक्सटेंशन। तो इम्प्लोसिव थेरेपी एक्सटेंशन के ऊपर बेस्ड है। इन ऑर्डर फॉर एक्सटेंशन टू अकर इट यूजेस फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। अब इसमें एक तो फ्लडिंग का यूज किया जाता है। फ्लडिंग मतलब सडनली आपको उस चीज के
सामने ले जाते हैं जिससे डर लगता है. सो फ्लडिंग ऑफ CS विदाउट UCS सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंडीशनिंग डिक्रीजेस. सेकेंड है प्रिवेंटिंग द क्लाइंट फ्रॉम अवॉइडिंग और एस्केपिंग, और प्लस उसको वहां से जाने नहीं देना है, क्लाइंट को एस्केप नहीं करने देना है. So implosive therapy has been found to be quite effective in the treatment of phobia and other anxiety related disorders. However, critics remain concerned that initially flooding leads to intense anxiety and fear in the clients. Flooding में एक ही प्रॉब्लम है, जैसे फ्लडिंग का क्या तरीका होता है कि सडनली आपको किसी रूम में ले जाए जहाँ पे डॉग है और आपको वहाँ से बाहर ना निकलने दें. स्टार्टिंग में एकदम बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी हो जाएगी क्योंकि उस रूम में डॉग है, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे, तो धीरे धीरे आप वहाँ पे सेट हो जाओगे और आपका फोबिया और फियर खत्म हो जाए क्योंकि वो डॉग आपको कुछ कहेगा नहीं. तो ये तो टेक्निक है ठीक करने की, पर इसके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि मान लो वो सडनली जो इतना ज़्यादा इंटेंस जो एंग्जाइटी सडनली हो जाती है क्लाइंट को उस टाइम पे शुरुआत में, वो बहुत डेंजरस है. तो ये थोड़ी सी इसलिए यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इम्प्लोसिव थेरेपी से, क्योंकि उसमें धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ती है या ख़त्म होती है. इसमें क्या है कि सडनली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है. फिर आती है अवर्जन थेरेपी. अवर्जन थेरेपी में लिखा है कि सपोज सम फीडोफाइल ऑफेंडर्स, जो फीडोफाइल ऑफेंडर्स होते हैं, जो चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं, आर ब्रॉट अप टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू रिहेबिलिटेट देम. व्हाट यू डू? यू नो दैट इफ लेफ्ट विदाउट एनी सुपरविजन दे मे बी डेंजरस टू चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी, चिल्ड्रन इन द सोसाइटी. सो द ओनली सॉल्यूशन इज टू ट्रीट देम फॉर देयर सिक परवर्स डिजायर फॉर चिल्ड्रन. अब जैसे इस तरह का केस है, कोई जो चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं, आपको पता है कि उन्हें अगर छोड़ देंगे तो वो फिर से वही चीज करेंगे जो कि डेंजरस है बच्चों के लिए. सो इस केस में अवर्जन थेरेपी का यूज किया जाता है. अवर्जन थेरेपीज डज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इम्प्लोसिव थेरेपी डज. इम्प्लोसिव थेरेपी जो करती है आपको सडनली उस चीज के सामने ले जाना, अवर्जन थेरेपी उससे उल्टा करती है. वो आपको अवर्जन मीन्स आपको अवॉइड करवाना. मतलब इम्प्लोसिव में क्या था कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, एवर्जन में यू हैव टू एस्केप या अवॉइड करना पड़ता है. एन अनडिजायरेबल नॉक्शियस स्टिमुलाई इज पेयर्ड विद समथिंग यू वांट द इंडिविजुअल टू अवॉइड सो दैट CS ऑल्सो बिकम नॉक्शियस स्टिमुलाई. अब फॉर एग्जाम्पल ये जो केस हमने पढ़ा था अभी जो देखा फीडोफाइल वाला, शो देम पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड कंडीशन इट विद इलेक्ट्रिक शॉक. अब जैसे ये जो पर्सन है जो चाइल्ड मोलेस्टर है, इसको आप हमेशा एक चिल्ड्रन या किसी बच्चों की फोटो दिखा के उसके साथ उसको शॉक लगाओ, इलेक्ट्रिक शॉक. उससे क्या होगा कि वो जब भी किसी बच्चे को देखेगा उसको वो चीज़ ध्यान आ जाएगी जो इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगता है हर बारी, और वो अवॉइड करेगा उसको देखना. तो यहाँ पे आप अवॉइड करना सिखा रहे हो उसको. मेक एन अल्कोहलिक ड्रिंक अल्कोहल वाइल इंजेक्टिंग नॉजिया अराउजिंग ड्रग. तो जैसे अल्कोहल किसी का छुड़वाना है तो उसको उसके अंदर कुछ ऐसी चीज मिला दो जिससे उसको वॉमिटिंग आए उसको पी के, तो वो हमेशा जब भी अल्कोहल पीने का सोचेगा उसको वो चीज याद आ जाएगी कि उसको वॉमिटिंग आई थी, तो वो नहीं पिएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्जन थेरेपी पे अवॉइड करना सिखाया जा रहा है कि कैसे उस चीज को वो अवॉइड करे जो कि नहीं होनी चाहिए, मतलब जो अनडिजायरेबल है उस चीज को. तो ये उल्टा हो गया इम्प्लोसिव के. A major shortcoming of this therapy is that the results of treatment often don't get generalized from the treatment condition to the real world. तो shortcoming इसमें क्या हो जाती है कि आप जैसे लैब में किसी को फोटो दिखा के शॉक लगा रहे हो, तो वो फोटो देखने से डरेगा बच्चे की क्योंकि उसको शॉक लग रहा है, लेकिन जब वो रियल वर्ल्ड में जाएगा जरूरी नहीं है कि वो किसी बच्चे को देख के डरेगा क्योंकि उस टाइम पे वो शॉक नहीं लगेगा उसको. सो ये रियल वर्ल्ड में कई बार काम नहीं करती है जो चीज़ आपने लैब में करी है. रीजन फॉर दिस मे बी एक्सपेक्टेंसी. द क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन शी इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू इन रियल लाइफ डोंट गिव शॉक, क्योंकि उसको इतना तो आइडिया लग जाएगा कि जो आप लैब में उसको शॉक दे रहे थे वो रियल लाइफ में नहीं लगेगा. तो जनरलाइजेशन नहीं होती है यहाँ पे. जनरलाइजेशन मीन्स सेम चीज़ वो आगे कंटिन्यू नहीं, वही सेम रिस्पॉन्स सबके लिए नहीं आता है. डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस बिटवीन स्टिमुला एंड ट्रीटमेंट. डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि जो लैब में जो कंडीशन थी वो रियल लाइफ कंडीशन से अलग है. तो ये इसकी वो है डिसएडवांटेज है. फिर आती है टोकन इकोनॉमी. टोकन इकोनॉमी एक ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड टेक्निक है. इसमें आप किसी को वो देते हो, टोकन देते हो, एक तरह का रिवॉर्ड दे रहे हो किसी सोशलेबल डिजायरेबल, मतलब सोशली डिजायरेबल बिहेवियर के लिए अवार्ड दे रहे हो.
This training has been immense use in changing behavior of hospitalized patients, especially schizophrenic patients. अ टोकन इज पेड टू अ पेशेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। तो जब भी वो अपना डिजायर्ड बिहेवियर दिखाएगा उसको टोकन दिया जाएगा। टोकन कुछ भी एक टोकन मीन्स एनीथिंग, आप उसको कोई एक पेपर दे रहे हो या कोई ऐसी चीज दे रहे हो जिसपे टोकन आप कुछ लिख के दे रहे हो, पॉइंट्स लिख के दे रहे हो, कुछ भी, और वो उस टोकन को आगे यूज कर सकता है कोई फैसिलिटी के लिए। सो दैट कैन बी यूज फॉर अ रीड सच एज, उसको कोई प्राइवेट रूम चाहिए तो उसको प्राइवेट रूम मिल जाएगा थोड़े दिनों के लिए क्योंकि उसके पास टोकन है, या उसको मूवी देखनी है तो मूवी देखने के लिए मिल जाएगी, या कोई और चीज, तो वो टोकन को यूज कर सकता है। तो इससे क्या होता है, वो अपना डिजायर्ड बिहेवियर दिखाता है जो डिजायरेबल है। टोकन इकोनॉमी हैज प्रूव टू बी क्वाइट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग इवन द मोस्ट चैलेंजिंग पेशेंट। तो इस तरीके से आप रिवॉर्ड करके काफी लोगों को ट्रीट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वॉज प्रोवाइडेड टोकन इकोनॉमी वाइल अ कंट्रोल ग्रुप वॉजन। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बता रखा है पॉल एंड लेंस का, जहाँ पे उन्होंने दो ग्रुप लिए थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसके साथ आप कंपेयर करोगे, जिसपे आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो। तो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को टोकन दिया, इसको नहीं दिया कंट्रोल ग्रुप को। It was found that after the behavioral training program, about 98% of experimental group has been discharged. तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में से 98% लोग ठीक हो गए थे टोकन इकोनॉमी का यूज करके, और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें से सिर्फ 45% ही थे जो ठीक हो पाए थे। तो इसका बहुत ज़्यादा रिलीफ, मतलब ट्रीटमेंट बहुत फास्ट मिलती है। फिर आ जाता है पनिशमेंट मेथड। पनिशमेंट में क्या है कि आप पनिश करते हो किसी को। सो इट यूजुअली अवॉइडेड एज अ थेरेपी टेक्निक, क्योंकि पनिशमेंट एक अच्छी टेक्निक नहीं है यूज करना एज अ थेरेपी। इट इज यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जब कुछ भी काम नहीं करता है तभी इसको यूज किया जाता है। और इवन देन द कंसेंट ऑफ द पेशेंट और अ गार्डियन, इसमें आपको पेशेंट की कंसेंट चाहिए होती है और गार्डियन की भी चाहिए होती है उसके बिहेवियर को ठीक करने के लिए। अगर वो पेशेंट अगर माइनर है तो पनिशमेंट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ क्वाइट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सीवियरली डिस्टर्ब्ड ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। तो ये ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं जिनका चिल्ड्रन ऑफन इंडल्ज इन रिपीटेटिव एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जैसे अपना सर को बार बार दीवार से मारना या किसी चीज़ पे मारना, एंड अपने खुद के जो स्किन है उसको बार बार वो करते रहना, स्क्रैच करते रहना, इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो उनको पनिशमेंट के थ्रू रोका जाता है। Lowas, a pioneer in the treatment of operant conditioning technique, had conducted a training in which severely disturbed girl was given electric shock every time she indulged in self। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, लोवास ने किया था कि कोई गर्ल थी, वो अपना सर बार बार जोर से बैंग करती थी चीज़ों के साथ, तो उसको रोकने के लिए जब भी वो ऐसा करती थी उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। तो इन 15 शॉक्स हर सेल्फ डिस्ट्रक्टेड बिहेवियर वॉज एलिमिनेटेड। तो 15 बार ऐसा किया उन्होंने तो उसका ये बिहेवियर चेंज हो गया था। फिर आती है मॉडलिंग टेक्निक्स जो बेंड्यूरा की है। मॉडलिंग टेक्निक्स में जो बेंड्यूरा बोलते हैं कि हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं या इमिटेट करके अपने किसी पेरेंट को या किसी और को जिसको मॉडल बोला जाता है, तो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे सोशल स्किल्स किसी को अगर लर्न करवाने हैं तो दोज हु फियर टू टॉक टू गर्ल, जैसे किसी से बात करना किसी को पसंद है, या कोई एंटी सोशल बिहेवियर है जिसका जो वॉयलेंट बिहेवियर है उसको रोकने के लिए। तो इसमें क्या है कि वो मॉडलिंग टेक्निक में दिखाया जाता है कि जो उनकी जैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो गलत है तो उसको पनिशमेंट मिल रही है तो वो देख के सीख जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जैसे बोबो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट में बच्चे जो देख रहे थे, तो जिन्होंने देखा कि बच्चों को पनिशमेंट मिल रही है तो उन्होंने डॉल को नहीं हिट किया था, और जिन्होंने देखा कि जिनको पनिशमेंट नहीं मिल रही है वो हिट कर रहे थे डॉल को। तो ये उसी तरीके से है जैसे बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है। और ये इसमें पीयर सीवियरली जो ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं सीवियरली डिस्टर्ब, उनके लिए भी ये टेक्निक यूज़ करी जाती है। Another modeling technique is the assertiveness training, in which client is asked to try out new behavior, keeping a person who is more assertive as a role model. Role model is used in assertive therapy to develop such skills. तो assertive behavior मतलब होता है जैसे अपने assertiveness का मतलब है अपनी बात को clearly, concisely किसी को बोल देना, honestly, छुपा के नहीं रखनी है और clearly communicate करना है और honestly behave करना है। और
मतलब अपने आप को जितना हो सके उतना अपने स्ट्रॉन्ग एंड कम्युनिकेटिव बताना है, दिखाना है, बनाना है। तो दैट इज जो न्यू बिहेवियर है वो उसको देख के सीखा जाए, एक रोल मॉडल। जैसे सपोज आप कभी अपने लाइफ में भी कहीं पे कोई ऐसा पर्सन देखते हो जो आपको लगता है कि ये एकदम क्लियर बात करता है, इसकी जैसे बनना है हमें भी, ये एकदम क्लियर बोलता है और ये किसी मुंह पे बात करता है, छुपाता नहीं है चीज़ें, तो हमें भी ऐसे होना चाहिए। तो ये वही चीज़ है असर्टिवनेस। तो इसमें रोल मॉडल उसको बना दिया जाता है जो पर्सन दिखाता है करके कि असर्टिव कैसे बनना है। तो ये बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स है जिससे बिहेवियर मॉडिफाई किया जाता है। अब हम इंडिजिनस थेरेपीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपनी इंडिया से रिलेटेड कुछ थेरेपीज हैं, इंडियन थेरेपीज, उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।